अभी हम ग्लैंड्स की, बॉडी में चाहे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हों चाहे एंडोक्राइन ग्लैंड हों, उन सब में जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो होती है हमारी लिवर। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? हमारी लिवर है, ठीक है। और लिवर को अगर और क्लासीफाई किया जाए तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इससे कोई हार्मोन्स का सेक्रीशन नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि ये कैसी है? एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ इज लिवर, ठीक है। सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि भी लिवर है, और सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर लिख के आए तो भी आंसर क्या होगा? लिवर होगा, ठीक है। लिवर जो है इसका वेट लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक होता है, यानी 1.5 to 2 kg तक होता है। और लिवर से मैंने डाइजेशन में पढ़ाया है, इससे जो सेक्रीशन होता है, इसका जो सेक्रीशन है, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का सेक्रीशन एंजाइम्स मेनली होते हैं, तो यहाँ पर जो इसका सेक्रीशन है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मिले होते हैं, और उसके सेक्रीशन को यहाँ पर हम बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं, ठीक है। तो बाइल सेक्रीट होता है, और इस बाइल का फंक्शन क्या है? हम लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा था कि बाइल जो है वो इंटेस्टाइन में आकर फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके डाइजेशन में हेल्प कर रहा था? फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है, और दूसरा जो भी हमारे बॉडी में ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, उन टॉक्सिस जो भी टॉक्सिन्स हैं, उन टॉक्सिन्स को भी बॉडी से बाहर निकालने में ये हेल्प करता है, ठीक है। लिवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कही जाती है। बात समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में इसलिए डिस्कस किया, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो सिर्फ वो लार्जेस्ट ग्लैंड कह रहा है, यहाँ पर उसने एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन नहीं कहा है, तो फिर लिवर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो कह देता है यहाँ पर कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तब नाम आता थायराइड का। किसका आ जाता? थायराइड ग्लैंड जो है ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब हमारे बॉडी में जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, कहाँ पर प्रेजेंट, उनकी लोकेशन क्या होती है, उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, और उन हार्मोन्स का बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी। तो आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स डाल लीजिए, आप एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे हम, है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स नहीं पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या सेक्रीट करती हैं? एंजाइम। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स के नाम मैं आपको यहाँ पर जिस क्रम में मैं नोट कराऊं, ठीक है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी। फर्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पहली कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये किस रीजन में पाई जा रही है? ब्रेन में। किसके? ब्रेन में है, ठीक है, यानी कि हेड रीजन में है। एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हेड रीजन में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, दूसरी पीनियल ग्लैंड होती है। ये पीनियल ग्लैंड जो है स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी, ठीक है। पीनियल ग्लैंड कैसी है? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारे शरीर की वो कौन सी है? कौन सी है? पीनियल ग्लैंड। ये भी ब्रेन में है, यानी हेड रीजन में ये भी है। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था विच वन इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी? थायराइड। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी, तो कौन सी आ जाएगी? पीनियल ग्लैंड। एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है बॉडी में कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कैसी है? सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी, ठीक है। सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। कहीं कहीं बुक में आपको ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको ही लिखा होता है स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी, लेकिन वो नहीं है। वास्तव में सबसे छोटी कौन सी होती है? पीनियल ग्लैंड होती है, ठीक है। और सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तीसरी जो हमारे ब्रेन में यानी हेड रीजन में इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है उसका? हाइपोथैलेमस। तो पहला आपने पिट्यूटरी लिखा, दूसरा आपने पीनियल ग्लैंड लिखा, और तीसरा आपने हाइपोथैलेमस लिखा। और इन तीनों को आप लिख सकते हैं, इनको तीनों को मिलाकर आप लिख सकते हैं इन हेड रीजन। किसमें होती हैं? हेड रीजन, यानी कि हमारे सिर वाले भाग में ये पाई जाती हैं, ठीक। इसके बाद हेड रीजन से फिर नेक रीजन में आएंगे। नेक रीजन का मतलब हो गया गर्दन वाले भाग में।
यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ग्लैंड होगी थायराइड ग्लैंड, जो कि मैंने आपसे कहा था कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये बॉडी की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, जो कहाँ पर हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट है, यानी कि गर्दन में है। बाइलोब्ड होती है, 2 लोब इसमें दिखाई देते हैं। जो बीच में ट्रेकिया है हमारी, उस ट्रेकिया के दोनों साइड में एक एक लोब जो है इसका एक एक पाली उपस्थित होती है। फिर उसके बाद आ जाएंगे हमारा जो ये थॉरेक्स रीजन है, बक्ष भाग है, इस बक्ष भाग में एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड। ये भी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। अभी इसके बारे में, सारी ग्लैंड्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। थाइमस ग्लैंड, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं। सारी ग्लैंड्स के मुझे हिंदी में क्लियर नाम नहीं है, आप कहीं से देख सकते हैं, वैसे अगर आप इंग्लिश में याद करें तो ज़्यादा ठीक है। फिर उसके बाद अब आ जाओ एब्डोमन रीजन में। पूछो कुछ पूछ रहे बेटा। पिट्यूटरी को कहते हैं हम पीयूष ग्रंथि, ठीक है। थायराइड को कहते हैं हम अवटु ग्रंथि, जिनके मुझे याद है वो तो मैं बता सकता हूं, है ना, अवटु ग्रंथि। और यहीं थायराइड के पास ही इसी थायराइड में हम एक ग्लैंड और पढ़ सकते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड। यहाँ नहीं लिखा है, मैं लिख दे रहा हूं, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। ये भी एसोसिएट विद थायराइड ग्लैंड, ये भी थायराइड ग्लैंड से ही जुड़ी होती हैं, है ना, पैराथायराइड ग्लैंड। फिर थाइमस आपने लिखा। अब आ गए हम एब्डोमेन रीजन में। एब्डोमेन का मतलब होता है जो हमारा उदर भाग है, हिंदी में उदर भाग कहते हैं। तो एब्डोमेन रीजन जो होता है हमारा उदर भाग, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। एक तो आप पेनक्रियाज का नाम लिखेंगे, पेनक्रियाज यानी कि इसे कहते हैं अग्नाशय ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज। दूसरी एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड को हम बोलते हैं हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। कल मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था आपसे। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जो मैंने कल बताया था किडनी के ऊपर, ठीक है, किडनी से ऊपर जो है वो एड्रीनल ग्लैंड्स अटैच रहती हैं, इसीलिए उनको एड्रीनल कहते हैं, अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर, ठीक है। दोनों वृक्क आपको ये दिख रहे हैं, एक वृक्क ये है और एक वृक्क ये है, यानी एक किडनी ये है, किडनी इसके ऊपर जो ये येलो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। तो एक हमने आपको बताया कौन सा, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि। और पेनक्रियाज जो है वो हमारे बॉडी की एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड है, जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नेचर की होती है। दूसरा फिर हमने एक एंडोक्राइन ग्लैंड आपको लिखाई है एड्रीनल। एड्रीनल जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। और फिर उसके बाद किडनी जो है वो भी एक ग्लैंड की तरह वर्क करती है ना, लेकिन किडनी को ना लिखकर अब आप नेक्स्ट गोनट्स लिख लेंगे। गोनट्स में हमारी आ जाएगी एक तो टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। टेस्टिस इन मेल, टेस्टिस को वृषण कहते हैं पुरुषों में, और ओवरीज को अंडाशय कहते हैं फीमेल्स में। ये भी एंडोक्राइन नेचर की होती हैं, इनसे भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। पूछो। गोनट्स का मतलब होता है जनद, हमारे 2 गोनट्स होते हैं, गोनट्स का मतलब होता है जनद, ठीक है। जनद 2 हैं, 2 तरीके के होते हैं। मेल में जो जनद हैं उनको हम टेस्टिस कहते हैं यानी वृषण कहते हैं, और फीमेल में जो होती हैं वो ओवरी हैं, फीमेल को ओवरी कहते हैं यानी कि उनको अंडाशय कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके के गोनट्स होते हैं। गोनेट्स का मतलब होता है जनद, ठीक है। तो जो हमारे गोनट्स हैं वो भी एंडोक्राइन नेचर के होते हैं, उनसे भी हार्मोन सेक्रीट होते हैं, तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन से गोनट से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहली हमें हेड रीजन में जो हमने पढ़ी वो 3 ग्लैंड्स पढ़ी, कौन कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है, 3 पढ़ी। उसके बाद फिर हम नेक रीजन में आ गए, तो हमने 2 ग्लैंड समझा, एक तो थायराइड और दूसरी पैराथायराइड। फिर हम थॉरेक्स रीजन में आए तो हमने एक ग्लैंड पढ़ी, कौन सी, थाइमस ग्लैंड। और फिर हम एब्डोमेन रीजन में आए तो वहाँ पर हमें मिली पेनक्रियाज, वहाँ पर हमको मिली एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद गोनेट्स की बात करेंगे तो मेल में आपको टेस्टिस और फीमेल में आपके ओवरीज होती हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है।
तो ग्लैंड्स क्या होती हैं? ग्लैंड्स ऐसे टिश्यूज या ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कुछ केमिकल या कुछ पदार्थों का, सब्सटेंसेस का सेक्रीशन करने लगते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। कितने टाइप की ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में? 3 टाइप्स की, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन का सेक्रीशन एंजाइम और एंडोक्राइन का सेक्रीशन हार्मोन्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? एंडोक्राइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी का फादर यानी जनक किसको कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा है। इतने सारे क्वेश्चन तो इजी हैं, आपको समझ में आ गए। अब आएगी कठिन चीज। ठीक है, अभी तक तो हल्का था, धीरे धीरे इनके हार्मोन्स के याद रखेंगे नाम ना, तब आपको समझ में आए। मैं कोशिश करूंगा आपको सब समझ में आए। अब पहली ग्लैंड आप डाल लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड। पहली ग्लैंड डाल लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ग्लैंड हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, एड्रीनल ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, और पेनक्रियाज इंपॉर्टेंट है, और फिर थायराइड। ठीक है, इतनी पढ़ ली तो आप सफिशिएंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं हम पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, उस हाइपोथैलेमस के साथ ये अटैच रहती है। किसके साथ अटैच रहती है? हाइपोथैलेमस। मटर के दाने के समान पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अगर आपको बड़ा हो सकता है क्या इसमें? नहीं होगा ना, तो चाहिए। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है मटर के दाने के समान होती है। अगर आप ब्रेन रीजन में देखेंगे तो ब्रेन में क्या है कि एक मटर के दाने के समान पिट्यूटरी ग्लैंड है, और वो किससे अटैच रहती है? हाइपोथैलेमस से अटैच रहती है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस से जुड़ी है, तो एक स्टॉक के जरिए, एक फिलामेंट के जरिए ही जुड़ेगी। उस फिलामेंट को हम बोलते हैं इनफंडीबुलम। इसको हम क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम। ठीक है, इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम के जरिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किससे जुड़ी रहती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। ये बात समझ में आ गई? क्या कहा मैंने? अभी जो लिखा है उसको मत समझना, आप सिर्फ ये समझिए जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि हमारा ब्रेन रीजन है। ब्रेन रीजन में एक और डीप नहीं बताऊंगा, स्फिनॉइड एक बोन होती है, उस बोन में एक कैविटी होती है, उसमें ये सुरक्षित रहती है। फिलहाल इतना समझिए आप कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ी होगी। किससे जुड़ी होगी? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होगी। और जिस फिलामेंट से या जिस स्टॉक्स के जरिए जुड़ी रहती है उसको हम कहते हैं इनफंडीबुलम। उसको हम क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है? ब्रेन में है, ब्रेन रीजन में है, और वो इनफंडीबुलम के द्वारा किससे जुड़ी हुई है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? मटर के दाने के समान इसका साइज होता है। इसका साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, कितने समान? मटर के दाने के समान ये साइज होता है इसका। और ये जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका वेट जो है 0.6 ग्राम्स तक होता है। कितना? 0.6 ग्राम्स तक इसका वेट होता है। अगर कलर की बात कहें तो ये रेडिश कलर की होती है, हल्की लाल रंग की होती है, रेडिश कलर की होती है अगर कलर की बात करेंगे तो। ठीक है, दूसरी ये सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या क्या चीज हमने बताई कि पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड विद हाइपोथैलेमस विद ए स्टॉक कॉल्ड इनफंडीबुलम। ठीक है, यानी कि पीयूष ग्रंथि इनफंडीबुलम के द्वारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जुड़ी होती है। ठीक है, मस्तिष्क भाग में। किस भाग में? मस्तिष्क भाग में। दूसरी बात हमने बताई, इसका आकार मटर के दाने के समान, या इसका आकार किसके समान होता है? मटर के दाने के समान होता है, जिसका वजन जो है वो कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगली बात इसके बारे में, इसकी ओरिजिन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? इसकी ओरिजिन। जो इसकी ओरिजिन हो रही है, यानी कि जो ये बन रही है वो किससे बन रही है? ये जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मैंने कल बताया था 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। कोई चीज एक्टोडर्म से बन रही होगी, कोई मेसोडर्म से बन रही होगी, कोई एंडोडर्म से बन रही होगी।
तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्म से होती है। इसकी ओरिजिन किससे हो रही है? एक्टोडर्म से ओरिजिन हो रही है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड की जो ओरिजिन है वो किससे हो रही है? एक्टोडर्म से हो रही है। ये चीज ध्यान रखेंगे। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक। अब पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये तो इनफंडीबुलम हो गया। ये क्या है? इनफंडीबुलम है, बुलर स्टॉक कह सकते हैं। इनफंडीबुलर स्टॉक है ये। और ये जो है इसमें दो पालियां होती हैं, यानी दो लोब होती है, बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है इसकी। इसमें ये जो है ये इसका एंटीरियर लोब है। ये कैसा है? इंटीरियर लोब है। और ये जो है इसका पोस्टीरियर लोब है। यानी कि इसको बोलेंगे हिंदी में अग्रपाली, अग्रपाली। और इसको बोलेंगे हम हिंदी में पश्चपाली। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक वाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें दो लोब होते हैं, दो पालियां होती हैं। एक पाली को हम अग्रपाली कहते हैं और दूसरी पाली को हम पश्चपाली कहते हैं। ठीक है, जो इसकी अग्रपाली है इसका एक नाम और है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, अग्रपाली को हम कह सकते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, है ना। और जो पश्चपाली है इसको हम कह सकते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक बार यूपीएससी में ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ये कहा गया था कि एडिनो हाइपोफाइसिस से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हैं। ठीक है, तो आप इनके दूसरे नाम भी याद रखिए कि एंटीरियर लोब जो है उसको हम क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और पश्चपाली है उसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। कितनी पालियां हैं? दो। यानी कितने लोब हैं? एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब से आप 6 से 7 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और पोस्टीरियर लोब से 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, एंटीरियर लोब से कितने? 6 से 7 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, जबकि पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। अब एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं? किस लोब से? एंटीरियर लोब से। पहले मैं शॉर्ट में बता रहा हूं कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। थोड़ा पेन रख दो, इधर समझो, है, उसके बाद लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो वापस भी आ जाएगा। एंटीरियर लोब जो है यानी कि हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर लोब, वो हार्मोन जो कि अग्रपाली से स्रावित होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है आपका ग्रोथ हार्मोन। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, जिसके बारे में कल भी हमने आपके कहा था। इसका सही नाम होता है STH, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, कल मैंने डिस्कस किया था, है ना। तो एक ग्रोथ हार्मोन। दूसरा होता है TSH। TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन। मैंने कल एक बात बताई थी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड, है ना। ये हमारी मास्टर ग्लैंड है। और मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि ये जो अदर ग्लैंड्स हैं, जितनी भी बॉडी में अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है अपने फंक्शन को करने के लिए। यानी कि अपने अपने हार्मोन्स को सेक्रीशन के लिए ये स्टिमुलेट करती है। ठीक है, उनको उत्तेजित करती है। तो इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है इसे। तो इससे एक हार्मोन निकलता है TSH। TSH का मतलब थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन। यानी कि ये जो हार्मोन होगा वो किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, नाम से पता चल रहा है। तीसरा इसमें है ACTH। ACTH का मतलब क्या है? एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जो हार्मोन है वो क्या करेगा?
एड्रिनल ग्लैंड हमारी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने हार्मोन्स को सेक्रीट करे। ठीक है, तो इसका नाम होता है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कॉर्टिकॉइड एक हार्मोन होता है जो एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टेक्स भाग से सेक्रीट होता है, तो उससे सेक्रीट करने के लिए स्टिमुलेट कर देगा, है ना। तो इसको बोलेंगे ACTH। चौथा हार्मोन यहां पर इंपॉर्टेंट है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन। इसको हम क्या कहेंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन। ठीक है, इसको फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन, जो फॉलिकल्स होते हैं ओवरी में, उन फॉलिकल्स को ये स्टिमुलेट करेगा। फिर एक होता है LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी ये डिटेल से आएंगे, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए कौन सा बताया हमने, LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन को मिलाकर हम कहते हैं गोनेड्स हार्मोन। क्या कह देंगे हम, गोनेड्स हार्मोन। गोनेड्स क्यों कहेंगे, क्योंकि ये टेस्टिज और ओवरी से सेक्रीट होते हैं, तो इसलिए इनको हम कहते हैं गोनेड्स हार्मोन। ये FSH और LH जो हैं वो किसको, गोनेड्स को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन सेक्रीशन के लिए, इसलिए इनको हम गोनेड हार्मोन भी बोल देते हैं। ठीक है, गोनेड स्टिमुलेटरी हार्मोन, इनको हम क्या कहेंगे, दोनों को मिलाकर गोनेड स्टिमुलेटरी हार्मोन। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं इन दोनों हार्मोन को GTH। क्या कहेंगे इसको हम, GTH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्या कहेंगे इसको, GTH, यानी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ऐसा हार्मोन जो क्या करेगा कि ऐसे हार्मोन जो गोनेड्स को स्टिमुलेट करेंगे अपने हार्मोन्स को सेक्रीशन के लिए। और ये GTH दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, FSH और LH। ठीक है, तो इनको अलग अलग लिख दिया हमने, वैसे अगर कॉमन लिखेंगे तो GTH लिख देंगे। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोलैक्टिन। कौन सा, प्रोलैक्टिन। अब देखिए लेक्ट लगा हुआ है, तो मैंने आपसे कहा था जहां भी लेक्ट लग जाए तो आप समझ जाइए मिल्क से रिलेशन है। तो ये जो हार्मोन है वो मिल्क सेक्रीशन के लिए, मिल्क के फॉर्मेशन के लिए फीमेल में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आफ्टर बेबी बर्थ जो है मिल्क सेक्रीशन और मिल्क के बनने की क्रिया को ये नियंत्रित करता है, तो इसे हम कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो कौन कौन से हार्मोन्स एंटीरियर लोब से सेक्रीट हो रहे हैं, पहला ग्रोथ हार्मोन जो कि शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करेगा, TSH हार्मोन ये थायराइड को स्टिमुलेट करेगा, ACTH हार्मोन ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग को स्टिमुलेट करेगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन ये मेल और फीमेल के गोनेड्स को उनके हार्मोन के सेक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करेंगे। ये दो तरीके के होंगे, कौन कौन से, FSH एंड LH। और एक कौन सा है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये मिल्क फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा, मिल्क फॉर्मेशन को इनिशिएट करेगा ये हार्मोन, वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। बात समझ में आ गई। अग्रपाली से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं ये आपको पता चले। पश्चपाली यानी कि पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट होते हैं। ठीक है, इसमें पहला हार्मोन मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, ADH का मतलब हो गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम बेसोप्रेजिन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसोप्रेजिन भी कहते हैं। तो ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना, पहला हार्मोन जो कि कहाँ से निकल रहा है, पश्चपाली से निकल रहा है, यानी कि पोस्टीरियर लोब से निकलेगा, किसकी, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से। इंपॉर्टेंट हार्मोन है, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, कई बार डिस्कस किया है, फिर से डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा जो हार्मोन निकलता है यहाँ से वो होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका एक और नाम होता है पीटोसिन भी कहते हैं, इसको हम पीटोसिन भी कहते हैं। वैसे ऑक्सीटोसिन आप याद रखें या पीटोसिन, यूपीएससी में जब एक बार आया था तो पीटोसिन लिख के आया था। ठीक है, लेकिन आप दोनों नाम याद रखिए, ऑक्सीटोसिन एंड पीटोसिन। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा या सुना होगा कि गाय या जो भी उनका भैंस है उसका अगर बच्चा ख़त्म हो जाता है तो उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है ना। इंजेक्शन के बाद उसका स्टिमुलेशन हो जाता है और वो मिल्क सेक्रीट कर सकती है, उसको वैसा ही आभास होता है कि उसका बच्चा है। ठीक है, तो वो जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो पीटोसिन का इंजेक्शन होता है। वो किसका होता है, पीटोसिन का, यानी कि हार्मोन्स दिया जाता है उसको। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है, कहाँ गया, ये जो हार्मोन है ये मिल्क इंजेक्शन हार्मोन है। कैसा है, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन है, मिल्क को इंजेक्ट करता है, मिल्क को इंजेक्शन शुरू करता है या मिल्क के सेक्रीशन को बनाता है, ये इनिशिएट करता है। तो वो हार्मोन कौन सा होता है हमारा,
ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, दो हार्मोन हम यहां पर पढ़ेंगे पोस्टीरियर लोब के, कौन कौन से? पहला एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, दोनों का आप अब नोट कर सकते हैं अगर कुछ इसमें से नोट करना है तो। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन रीजन में प्रेजेंट है, लोकेशन इसकी क्या है? ब्रेन में है, और ये इन्फंडिबुलम द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। ये बॉडी की सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है, 0.6 ग्राम इसका लगभग वेट होता है। कलर में ये रेडिश कलर की है ना। सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन, जिसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। इट्स रेगुलेट या कंट्रोल नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि को नियंत्रित करता है। अब हमारे बॉडी की ग्रोथ कैसे? हाइट में, है ना, ऑर्गन्स की ग्रोथ है, या हमारे बॉडी की हाथ पैरों की बोन्स हैं उनकी ग्रोथ है, इन सभी जो भी ग्रोथ है हमारे बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अब मैंने कल भी इसके बारे में बताया था कि इसका अगर हाइपर सेक्रीशन हो, हाइपर सेक्रीशन यानी कि अधिश्रावण होता है तो क्या दिक्कत होगी? और हाइपोसेक्रीशन हो यानी कि अल्पस्रावण होता है तो क्या दिक्कत होती है? ठीक है, ये याद करना जरूरी है। अगर ये ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में सामान्य से अधिक निकलेगा तो क्या समस्याएं, क्या बीमारियां हो जाएंगी, और अगर ये हार्मोन हमारे शरीर में सामान्य से कम निकलेगा तो क्या बीमारियां हो जाएंगी, यह पढ़ना हमको। सबसे पहले हाइपर सेक्रीशन, यानी कि अगर ये सामान्य से अधिक स्रावित होता है तो क्या होता है? ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है, ज़्यादा निकलेगा तो ग्रोथ जो है वो सामान्य से ज़्यादा हो जाएगी। कोई 7 फीट का, कोई 7.5 फीट का अगर हो रहा है तो वो नॉर्मल उसकी ग्रोथ नहीं है, वो कैसी बोली जाएगी? एबनॉर्मल ग्रोथ। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होगा वो कौन सा होगा? ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन जब इस तरीके के किसी में सिम्टम्स दिखें जिसकी हाइट 7.5 या इससे ज़्यादा हो रही है तो हम कहते हैं इस डिजीज़ को जिजेंटिज्म। क्या कहेंगे? जिजेंटिज्म। महाकायता का मतलब होता है कि महाकाय, उसकी काया जो है, उसका जो शरीर है वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए तो उसे हम कहेंगे जिजेंटिज्म, और जिजेंटिज्म को हम कहते हैं हिंदी में महाकायता। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसमें शरीर वैसे तो नॉर्मल होगा लेकिन उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, लंबाई में उसकी वृद्धि काफ़ी होगी तो उसको हम कहते एवरेजन हाथ और पैर लंबाई की तुलना में उसी तरीके से लंबे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि लंबाई कम है और हाथ पैर ज़्यादा लंबे हो जाएं, है ना, उसी के एवरेज लंबाई में होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट जो हैं वो हाइट काफ़ी ज़्यादा होगी तो उस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? उस स्टेज को या उस अवस्था को क्या कहते हैं? जिजेंटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजेंटिज्म। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं महाकायता। दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन में सिर्फ क्या होगा कि चेहरे की और लिम्स का मतलब होता है हाथ और पैरों की, इनकी बोन्स काफ़ी ग्रोथ कर जाएगी, और चेहरे में भी जो लोअर जॉ है यानी कि जो निचला जबड़ा है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और जस्ट लाइक गोरिल्ला। कैसा दिखेगा वो? गोरिल्ला। ये खतरनाक है, बड़ा सा लंबा हाथ पैर लंबे होंगे, गोरिल्ला जैसा उसका मुंह आगे निकल आएगा, है ना, तो वो गोरिल्ला जैसा दिखने लगता है। तो इस डिजीज को कहते हैं एक्रोमेगली। उसको क्या कहते हैं हम? एक्रोमेगैली। ठीक है, इसमें स्पेशली कैसा दिखेगा वो? गोरिल्ला लाइक। कैसा हो जाएगा? गोरिल्ला लाइक हो जाएगा। लोअर जॉ की जो बोन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगी, और हाथ और पैरों की जो बोन्स हैं वो सामान्य से एवरेजन इन औसत लंबाई से उनकी ज़्यादा होगी। बॉडी की तुलना में हाथ ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। हाथ ज़्यादा लंबे, गोरिल्ला देगा उसके हाथ नीचे तक लटकते हैं, ऐसे ही हो जाएगा, इसके हाथ भी घुटनों तक आ जाएंगे, है ना, तो वो उस जैसा दिखेगा ये। तो उस मैंने देखा है ऐसा, एक मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसा देखा है। तो वो उसी तरीके के, तब मुझको नहीं मालूम था ये क्या है, तब तो उसको चिढ़ाते और थे बंदर बंदर कह के, लेकिन वो
क्या नाम, वो इस इसी डिजीज एक्रोमेगली का डिजीज थी, आज बाद में पता चला, ठीक है। तो एक्रोमेगली में क्या होगा कि हाथ जो है वो सामान्य यानी कि एवरेजन जो लंबाई की तुलना में हाथों की लंबाई होनी चाहिए उसकी तुलना में वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसकी बोन्स की ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। और जो चेहरा का जो निचला जबड़ा है वो आगे ऐसे करके निकल आएगा, जैसे गोरिल्ला होता है ना ऐसे करके, वैसे ही लिखने लगेगा। खतरनाक बीमारी होगी एक्रोमेगली। तो दोनों ये बीमारियां जो हैं वो हाइपर सेक्रीशन ऑफ एसटीएच हार्मोन किसकी वजह से होती हैं, जब एसटीएच हार्मोन का हाइपर सेक्रीशन हो। हाइपर का मतलब ज्यादा निकले। यहां तक मेरी बात समझ। दोनों बीमारियों के नाम, पहले का जिजाइंटिज्म, दूसरे का एक्रोमेगली, ठीक है। और ये दोनों बीमारियां जो हैं वो हाइपर सेक्रीशन से, अतिस्रावण से, यानी कि जब ज्यादा स्रावित हो जाए, ज्यादा निकले तब होगा। अब देखिए हाइपोसेक्रीशन, हाइपो का मतलब कम, तो इससे जो पहली बीमारी होगी वो वही ड्वार्फिज्म यानी कि बौनापन, जिन्हें हम मिडगेट्स भी कह सकते हैं। मिडगेट्स जानते हो क्या होता है? जो सर्कस में बौने होते हैं ना, है ना, उनको मिडगेट्स बोला जाता है। तो जो मिडगेट है यानी कि जो बौना है वो दिखाई देते हैं छोटे छोटे से, तो वो स्टम्पी हैंड हो जाएंगे। स्टम्पी हैंड का मतलब हाथ जो है सामान्य औसत लंबाई से छोटे होंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो स्टम्पी हैंड जिनको बोलते हैं, ऐसे करके। और जो ग्रोथ है वो बहुत कम होगी, बॉडी ग्रोथ की, बौनापन जिसको कहते हैं। तो इससे ड्वार्फिज्म डिजीज बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको? ड्वार्फिज्म कहते हैं। देखे होंगे ये तो आपने, ठीक है, मिडगेट्स देखे होंगे अगर आपने सर्कस देखा है तो। ड्वार्फिज्म डिजीज होती है ड्यू टू द हाइपोसेक्रीशन ऑफ एसटीएच हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। दूसरी बीमारी एक और है, दूसरी बीमारी एक और है जिसे कहते हैं हम साइमंड्स डिसीज। क्या कहते हैं? साइमंड्स डिसीज, साइमंड डिजीज बोलते हैं इसको, साइमंड डिजीज। ये एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो साइंटिस्ट का नाम, ठीक है, साइमंड डिजीज। अब आजकल ये पूछी जाती है, इसके सिम्टम्स क्या है? प्री मैच्योर एजिंग। प्री मैच्योर एजिंग का मतलब हुआ कि उम्र की तुलना में बहुत जल्दी बुढ़ापा दिखने लगे, ठीक है। यानी कि उम्र उसकी कम हो लेकिन बुढ़ापे जैसे उसमें लक्षण आ जाए। कहते हैं ना कि अभी से बूढ़े हो गए क्या, ऐसी हरकतें हो जाए उसकी, चलना फिराना आ जाए, तो वो प्री मैच्योर एजिंग स्टेज बोलते हैं उसे। क्या कहते हैं? प्री मैच्योर एजिंग स्टेज, है ना। शायद पा मूवी में कोई था इस तरीका, पजोरिया से बीमारी से वो ग्रसित था। तो उसी तरीके का होता है ये साइमन डिजीज। इसमें क्या है कि प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है, शरीर बहुत ही पतला हो जाएगा और समय से पहले बुढ़ापा दिखने लगेगा, ठीक है। तो प्री मैच्योर एजिंग होने लगेगी, तो इसको हम कहेंगे साइमन डिजीज। कौन सी? साइमन डिजीज। मेरी ये बात समझ में आ गई? चारों बीमारियां समझ में आ गई। हाइपर सेक्रीशन से, इसमें आप कुछ नोट करना हो आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक। दूसरा हार्मोन लिखेंगे इसमें आप टीएसएच। टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन टीएसएच। सिंपल सी इसमें क्या लिखना है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ये, ठीक है, कि वो अपने हार्मोन्स का सेक्रीशन करें। कुछ लिखने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, बस आप इसी तरीके से एक लिख लीजिए। दूसरा ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। इसमें क्या लिखेंगे? स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज देयर हार्मोन, ठीक है। अब डाल लो अगला GTH गोनेडो
ट्रॉफिक हार्मोन, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन। और गॉनेट्स जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेल में जो गॉनेट्स हैं वो कौन से हैं, टेस्टीज होती हैं, और फीमेल में जो हैं ओवरी हैं। तो इन गॉनेट्स को स्टिमुलेट करता है ये हार्मोन जो है, वो क्या करेंगे, गॉनेट को स्टिमुलेट करेंगे अपने हार्मोन्स का सेक्रीशन के लिए। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जो जीटीएच हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है एफएसएच, एफएसएच, और दूसरा होता है एलएच। ठीक है, गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन दो होते हैं, एक होता है एफएसएच और दूसरा होता है एलएच। ठीक है, एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटरी, आगे तो भैया स्टिमुलेटरी हार्मोन। ठीक है, एफ फॉर समझ लो, फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन। और एलएच का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहीं कहीं पर यहाँ पर जेड की जगह एस भी लिखा होता है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, आप वैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक होता है कौन सा, एफएसएच। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन, और दूसरा होता है कौन सा, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अभी 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 लिख रहे हैं, नहीं मेल और फीमेल में तो दोनों निकलेंगे। ठीक है, लेकिन अब पहले करते हैं एफएसएच की बात। एफएसएच मेल में क्या फंक्शन है और फीमेल में क्या फंक्शन है, मेल में इसका फंक्शन क्या है और फीमेल में इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, दोनों में अलग अलग फंक्शन होता है। फीमेल में ओवरी की जो फॉलिकल्स हैं उनको मैच्योर करता है, यानी कि जो ओवरी है, ओवरी फॉलिकल्स जो होती हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटरी है तो फॉलिकल्स ही होंगी, फॉलिकल्स का मैच्योरेशन करता है, मैच्योर करता है। ठीक है, यानी कि ओवरी पुट्टिकाओं की परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है। ओवरी का मतलब होता है अंडाशय, अंडाशय पुट्टिकाओं के, लिख लो, ओवरी पुट्टिकाओं के लिए रिस्पॉन्सिव, पुट्टिकाओं की परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है। किसमें, फीमेल में। ठीक है, और मेल में इंपॉर्टेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्राणु, शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन को इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के बनने की जो प्रोसेस होती है। ऐसे ही इसमें ओजेनेसिस, ओजेनेसिस को इनिशिएट यानी कि नियंत्रित करता है या प्रारंभ करता है, प्रेरित करता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटरी हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस को इन मेल और ओजेनेसिस को इन फीमेल, इसमें हम अंडाणु जनन कहेंगे। दूसरा फीमेल में ये फॉलिकल को मैच्योरेशन में मदद करता है, फॉलिकल जिसमें एग भरे होते हैं उसको क्या करता है, मैच्योर करता है। ठीक है, परिपक्व करने में सहायता करता है। अब दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी मेल और फीमेल में, फीमेल में और मेल में, मेल और फीमेल में इसका अलग अलग रोल है। फीमेल में यहां पर ओजेनेसिस में क्या हुआ, एग बन रहे हैं इसके अंदर, फॉलिकल के अंदर। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14 डेज में क्या होगा कि वो फॉलिकल के फटने से वो एग जो हैं ओवरी में आ जाएंगे, बाहर निकलेंगे। तो जो वो फॉलिकल के फटने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पर ओव्यूलेशन। क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन, यानी एग का बाहर आना।
तो इसको कहेंगे ओव्यूलेशन को इनिशिएट करता है इन फीमेल। ओव्यूलेशन को इनिशिएट करता है, ठीक है, यानी कि प्रेरित करता है। किसमें? फीमेल में। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा कि फीमेल में जो ओव्यूलेशन है उसको इनिशिएट करेगा। देखिए ये फॉलिकल होती है फीमेल की ओवरी में, और ओवरी के अंदर क्या होते हैं, उसमें एक्स होते हैं, ओवम एक्स जो है ये एक्स भरे होते हैं। फिर इसके फटने के बाद ये एक्स जो है बाहर आते हैं और आकार में बड़े हो जाते हैं, तो इनको ओवम बोलने लगते हैं। इनको क्या कहते हैं? ओवम। तो ये जो बाहर निकलने की प्रोसेस होती है फॉलिकल से बाहर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, है ना। लेकिन अदर एनिमल्स की बात करेंगे जो ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस का मतलब जो अंडे को जन्म देते हैं, उनका क्या है कि जो एग बाहर आता है बॉडी से उसको ओव्यूलेशन बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओव्यूलेशन में क्या होगा कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं उनके फटने के बाद एग के बाहर आने की जो प्रोसेस होती है उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। तो उस ओव्यूलेशन की प्रोसेस को यहाँ पर कंट्रोल करता है कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेल में क्या करता है ये? मेल की टेस्टीज में लीडिंग सेल्स होती हैं। मेल की टेस्टीज में कौन सी होती हैं? लीडिंग सेल्स। इन लीडिंग सेल्स को क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा, और इन लीडिंग सेल से एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। तो ये क्या करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल में लीडिंग सेल को टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। क्या बताया कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पुरुष में लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। पूछो कोई, इतने में अगर ना समझ में आई हो बात तो मैं फिर से बताऊं, क्योंकि आगे तभी बढ़ना जब आपको चीज समझ में आ जाएगा। अब यहां से पूछा जाएगा कि कौन सा हार्मोन ऐसा है जो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को नियंत्रित करता है या प्रेरित करता है। तो हम कहेंगे FSH। कौन सा? FSH। बात समझ में आ गया। और फीमेल में ये क्या बनाने को प्रेरित करेगा? X, ठीक है। आर्टिफिशियल FSH का हार्मोन जो है मार्केट में मिलता है। जब किसी फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता है तो आर्टिफिशियल FSH उसको दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करेगा FSH हार्मोन, और फीमेल में ओजेनेसिस को कंट्रोल करेगा FSH हार्मोन, ठीक है। फिर उसके 14 डेज बाद फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सेक्रेट होता है जो ओव्यूलेशन कर देगा, ठीक है। मेल में इसका काम क्या होता है कि लीडिंग सेल्स को, एक हार्मोन होता है लीडिंग सेल से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन, उस हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। समझ में आ गया। तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कितने टाइप के होते हैं? 2 तरीके के। नंबर 1 FSH और नंबर 2 LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, ये बताओ है कौन कौन से हार्मोन हमने यहां पर पढ़ लिए अभी तक। सबसे पहले पढ़ा हमने ग्रोथ हार्मोन यानी कि STH, नंबर 1 पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें दूसरा पढ़ा कौन सा? TSH। तीसरा पढ़ा हमने ACTH। फिर हमने चौथा पढ़ा है इसमें, नहीं, चौथा पढ़ेंगे हम कौन सा? FSH, है ना। पांचवा पढ़ेंगे हम LH, और लास्ट 6वां जो है वो आप पढ़ेंगे कौन सा? मैंने था प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसके कई नाम हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम कई नामों से जानते हैं। इसी को कहा जाता है मैटरनिटी हार्मोन। इसी को हम क्या कहते हैं? मैटरनिटी हार्मोन। मैटरनिटी हार्मोन क्यों कहते हैं अभी बात करेंगे।
इसी का नाम होता है मेमोट्रॉफिक हार्मोन। मेमोट्रॉफिक हार्मोन, मेमोट्रॉफिक हार्मोन, और इसी का नाम होता है LTH। LTH का मतलब होगा ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन, LTH ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन। कितने नाम बताए हमने? प्रोलैक्टिन हार्मोन, मैटरनिटी हार्मोन। अब इसको समझिए आप, मैटरनिटी हार्मोन क्यों कहा गया? मैटरनिटी हार्मोन इसलिए कहा गया क्योंकि जब प्रेग्नेंट लेडी से बर्थ होने वाली होती है तो उस समय जो लेबर पेन प्रोड्यूस होता है, जो लेबर पेन होता है, वो लेबर पेन को इनिशिएट करने के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर लेडी में लेबर पेन नहीं होगा, ठीक है, अगर लेडी के अंदर लेबर पेन नहीं हुआ तो फिर सिजेरियन करना पड़ता है, फिर वो ऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के समय इसकी जरूरत होती है ना। तो ये क्या करता है? ये क्या करता है कि प्रेगनेंसी के समय लेबर पेन जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है या इनिशिएट करता है। दूसरा क्या है कि मिल्क फॉर्मेशन, क्योंकि इसका प्रोलैक्टिन लगा है तो लैक्टेशन, तो पहले एक फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट ये है मिल्क फॉर्मेशन। आफ्टर बर्थ ये क्या करेगा कि मेमोरी ग्लैंड्स को, क्योंकि मेमोट्रॉफिक है ना, तो मेमोरी ग्लैंड्स को मिल्क सेक्रीशन के लिए उसमें मिल्क का फॉर्मेशन जो है वो इसके द्वारा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा, ठीक है। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एक तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए? मिल्क फॉर्मेशन के लिए। दूसरा क्या होता है कि ये मेमोरी ग्लैंड्स को मैच्योर करता है। दूसरा क्या है? ये मेमोरी ग्लैंड्स को मैच्योर करता है। मिल्क फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है, मेमोरी ग्लैंड्स को मैच्योर करता है। कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। इसमें आप दो चीज ध्यान रखेंगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन में लैक्ट से समझ जाओ, मिल्क से ही रिलेशन जो कुछ होगा, मेमोरी ग्लैंड्स को मैच्योर कर देगा और मिल्क का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है, ताकि आफ्टर बर्थ जो बेबी है उसको मिल्क मिल सके, उसका पोषण हो सके, है ना। मैचुरेशन का मतलब परिपक्व, स्तन ग्रंथियों को परिपक्व करता है, मैच्योर करता है, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ को बनाता है, क्योंकि आगे उनसे सेक्रीशन होना, लैक्टेशन होने वाला है किसका? मिल्क का, तो उनको मैच्योर करता है ये, यानी परिपक्व बना देता है, इसकी वजह से होती है। नेक्स्ट, अगला हार्मोन कहां से निकलेगा? वो निकलेगा पोस्टीरियर लोब से। और हार्मोन्स कहां से जो सेक्रीट होंगे? पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? पहला हार्मोन ऑक्सीटोसिन, इसे हम पीटोसिन भी कहते हैं, इसी को हम पीटोसिन कहते हैं। ये फीमेल में सेक्रीट होता है, इन फीमेल, ये फीमेल में सेक्रीट होता है। इसको क्विक वर्थ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्विक वर्थ हार्मोन भी कहते हैं इसको, क्विक वर्थ हार्मोन भी कहते हैं। पहला फंक्शन है ये लेबर पेन इनिशिएशन, यानी कि स्टार्ट करता है ऑक्सीटोसिन। लेबर पेन वो जो क्या था, लेबर पेन जिस समय आप बिफोर आफ्टर बर्थ जो है वो लैक्टेशन करेगा, ये लेबर पेन स्टार्ट करेगा,
ताकि बर्थ जो है वो इजी हो सके, तो इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, क्विक बर्थ हार्मोन। ठीक है, और अगर नहीं होगा ये वाला हार्मोन, ये वाला हार्मोन नहीं होगा तो सिजेरियन होगा फिर, यानी कि ऑपरेट किया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट बात और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये ध्यान रखना कि क्विक बर्थ हार्मोन किसको कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन फीमेल में सेक्रीट होता है, और ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रीट होता है। पहला फंक्शन क्या है कि लेबर पेन स्टार्ट करता है, और दूसरा फंक्शन क्या है कि मिल्क इजैकुलेशन। मिल्क इजैकुलेशन यानी मेमरी ग्लैंड से मिल्क का निकलना। एक थोड़ी सी मैं प्रोसेस बताता हूं। कोई भी एनिमल है जो अपने बच्चे को मिल्क फीड कराता है, तो कैसे होता है कि बच्चा जब उसको स्पर्श करता है तो उसके पास संकेत जाता है हाइपोथैलेमस के पास। किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। ब्रेन में है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को संकेत भेजती है, यानी कि मैसेज भेजती है कि बच्चे को मिल्क की जरूरत है। तो मिल्क का एजैकुलेशन शुरू हो जाता है और बच्चे की माउथ में मिल्क आ जाता है। ठीक है, तो वो जो प्रेरित करता है, जो मैसेज भेज रहा है माइंड में, है ना, वो जो हार्मोन होता है मिल्क एजैकुलेशन के लिए, वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। और यही ऑक्सीटोसिन जो है ये किसको दिया जाता है, गाय या भैंस जो भी मिल्क के लिए हम उसको लगाते हैं, वही ऑक्सीटोसिन होता है। इसी को मार्केट में जो आता है ये पीटोसिन के नाम से आता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कहें या हम कहेंगे इससे पीटोसिन। तो आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए कि दुधारू पशुओं में मिल्क सेक्रीशन के लिए जिनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उनमें हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं, तो कौन सा देते हैं, पीटोसिन का देते हैं, या आप इसको ऑक्सीटोसिन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दो फंक्शन हुए। पहला हुआ लेबर पेन स्टार्ट होता है, दूसरा क्या है कि मिल्क इजैकुलेशन। मिल्क इजैकुलेशन यानी दुग्ध श्रावण को प्रेरित करता है। हाँ, वो मिल्क फॉर्मेशन हो रहा है, ये इजैकुलेशन हो रहा, बाहर निकलना। ठीक है, दोनों में अंतर है। अब देखिए जीटीएच तक समझ में आ गया था। क्या लगा दूं, एक मिनट। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है, इसके क्या क्या नाम है, मेमोट्रॉफिक हार्मोन, दूसरा ल्यूटियोट्रॉफिक हार्मोन। और इसका होता क्या है, फंक्शन क्या है, मिल्क फॉर्मेशन और मेमरी ग्लैंड्स को मैच्योर करना ताकि मिल्क का सेक्रीशन हो। लेकिन मिल्क सेक्रीशन को इनिशिएट करने के लिए कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट चले। लेबर पेन के समय भी वो हार्मोन, लेकिन लेबर पेन को प्रोड्यूस करने के लिए, जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। ठीक है, उसे हम ऑक्सीटोसिन, आप उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, आप ये समझिए कि लेबर पेन को स्टार्ट या इनिशिएट करने के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन नहीं है। प्रोलैक्टिन जो है वो लैक्टेशन के लिए यानी कि मिल्क के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मैटरनिटी हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब बच्चे की बर्थ होगी तो उसको मिल्क की जरूरत पड़ेगी। मिल्क की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि 6 महीने तक बच्चा जो है वो पानी की बूंद भी नहीं लेता है बाहर से, पता होगा आपको। तो उस समय मिल्क की जरूरत पड़ती, तो मैटरनिटी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो सारे कंडीशंस इस तरीके की लागू करता है ताकि बर्थ जब बच्चे को हो तो उसका न्यूट्रिशन हो सके। तो उसको मैटरनिटी हार्मोन के नाम से जाना जाता है, और इसको क्विक बर्थ के नाम से जाना जाता है, क्विक बर्थ हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एडीएच। एडीएच को ज्यादा नहीं लिखाएंगे क्योंकि कई बार लिखा चुके हैं, है ना। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका एक नाम और है वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन, इसमें लिख लेना इसका फंक्शन क्या है कि डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। अब डीसीटी मैंने कल आपको पढ़ाया था, डीसीटी पीसीटी क्या होते हैं, है ना। डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को रेगुलेट करता है। अब इसके हाइपोसेक्रीशन से क्या हो जाएगा, कौन सी बीमारी। हाइपोसेक्रीशन का मतलब क्या हुआ, एडीएच का सेक्रीशन कम, हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब ज्यादा है। तो हाइपोसेक्रीशन का मतलब हुआ एडीएच का सेक्रीशन कम हो गया, और जब एडीएच का सेक्रीशन कम होगा तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होगा कि ज्यादा, बताओ। कम होगा, है ना। और जब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरिन कैसी हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट हो जाएगी कि नहीं, और यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी तो उसमें बहुत सारे जो ग्लूकोज है, सारी चीजें हैं, वो सब क्या करेंगे, बाहर निकलने लगेंगे, है ना। तो उससे बॉडी में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, और जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो कौन सी डायबिटीज हो जाती है ना, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो ड्यू टू द हाइपोसेक्रीशन ऑफ एडीएच कॉज डायबिटीज इंसिपिडस। यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको कि एडीएच हार्मोन के अल्पस्रावण से डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। और मिलेटस तो वहां ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा था इंसुलिन की वजह से। अच्छा, ये हाइपोसेक्रीशन कब हो सकता है, किन लोगों में एडीएच का सेक्रीशन जो है वो कम हो जाता है। जो लोग चाय ज्यादा पीते हैं, जो लोग कैफीन यानी कि कॉफी वगैरह ज्यादा लेते हैं, या जो लिक्वर लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनकी बॉडी में एडीएच हार्मोन का सेक्रीशन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो उनको डायबिटीज इंसिपिडस होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बात समझ में आ गया। कौन से लोग, जो लोग चाय ज़्यादा पिए, कॉफ़ी ज़्यादा पिए, या फिर एल्कोहल लें, है ना, तो उनके अंदर एडीएच का सेक्रीशन कम हो जाता है। आप लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, चाय कम पिया करें, एक चाय दिन में पी लिया करें, काफ़ी है, और पिया ही क्यों करें। हम भी पीते हैं, मानेगा कोई नहीं, लेकिन दस्तूर है कहने का, कह तो दिया ही। ठीक है, तो एडीएच हार्मोन के हाइपोसेक्रीशन से क्या संभावनाएं हो सकती हैं, डायबिटीज इंसिपिडस हो सकती है। यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, ये कौन सा हार्मोन था, एडीएच। नेक्स्ट ग्लैंड डाल लीजिए, थायराइड ग्लैंड। थायराइड, पीनियल ग्लैंड में एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, वो चलो बाद में लिखा देंगे, छोटी छोटी सी ग्लैंड्स हैं। दूसरी ग्लैंड हम कौन सी बता रहे हैं, दूसरी मान लीजिए, तीसरी मान लीजिए, थायराइड ग्लैंड। इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारे बॉडी की। कुछ लोअर जो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल हैं उनमें थायराइड नहीं प्रेजेंट होती है, या लोअर वर्टिब्रेट्स भी होते हैं उनमें भी थायराइड प्रेजेंट नहीं होती है। तो वहां पर एक थायराइड की जगह होती है एक्टोडाइल, छोड़ दो आप इस बात को, तो वो वहां पर, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, हमारे अंदर एक थायराइड ग्लैंड है जो किस में प्रेजेंट है, नेक रीजन में प्रेजेंट है। ये एक आपको दिख रही है, ये हमारा विंड पाइप है, ये हमारा जो ट्रेकिया है जो आपको दिख रही है ये, ठीक है। और ट्रेकिया के बोथ लेटरल साइड में एक एक लोब जो है वो थायराइड का है, ये एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, और दोनों लोब जो हैं वो एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। और जिस चीज से दोनों लोब आपस में जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस बोलते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस। एक लोब ये है और एक लोब ये है, बीच में ट्रेकिया है, ट्रेकिया के लेटरल साइड में राइट एंड लेफ्ट में एक एक लोब होता है, तो बाइलोब्ड है स्ट्रक्चर ये थायराइड ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बॉडी की। एंडोडर्म ओरिजिन होती है इसकी एंडोडर्म ओरिजिन होती है, यानी कि इसकी उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, एंडोडर्म से हुई है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी।
हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। ठीक है, ये हमारे शरीर की कैसी है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, स्पेशली थायरोक्सिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन सेक्रेट हो रहा है, थायरोक्सिन। हालांकि मैं और बताऊंगा इसमें कौन कौन से थायरोक्सिन हार्मोन निकल रहा है। ये थायरोक्सिन हार्मोन का एक नाम और है T4 हार्मोन। क्या कहते हैं इसे हम, T4 हार्मोन, यानी टेट्रा आइडोथायरोनिन। T4 का मतलब होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन। 65% इसमें आयोडीन होता है, तो ये आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है इस हार्मोन को बनाए रखने के लिए। तो आयोडीन की कमी होगी तो ये थायरोक्सिन का सेक्रेशन बॉडी में कम हो जाएगा। ठीक है, टेट्रा आइडोथायरोनिन ये T4 की फुल फॉर्म होती है, और T4 को ही हम कॉमनली क्या कहते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। एक हार्मोन और होता है T3 हार्मोन। T3 को ट्राई आइडो थायरोनिन बोलेंगे, लेकिन इसका सेक्रीशन बहुत ही कम होता है, प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं थायरोक्सिन। तो जब भी हम थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे तो एक हार्मोन हमको याद रहना चाहिए, कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, दरअसल दो हार्मोन है, एक T4 टेट्रा आइडोथायरोनिन और एक T3 ट्राई आइडोथायरोनिन। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह देते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, थायरोक्सिन। तो जब हमने थायराइड पढ़ा तो पहला हार्मोन कौन सा पढ़ा, इसमें हमने थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा, थायरोक्सिन। अब इस थायरोक्सिन हार्मोन जो है, इससे क्या क्या रेगुलेट होता है, क्या क्या ये करता है। तो पहले आपने थायराइड ग्लैंड में पहला हार्मोन लिख लेना, थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। किसके साथ मिलकर, STH के साथ मिलकर। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है ना, विद द एसोसिएशन ऑफ STH हार्मोन, किसके साथ जोड़कर, STH कहां पे था, पिट्यूटरी में था ना, उसके साथ मिलकर ये क्या करता है, ग्रोथ और वृद्धि को नियंत्रित करेगा। दूसरा, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम ना हो जाए, इसलिए उसको मेंटेन करने का काम, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम कौन करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन। एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसे कैलोरोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। कैलोरीजेनिक, कैलोरी मतलब, कैलोरी में तो ऊर्जा नापते हैं ना, कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। अब ये इतने इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है इसके। एक फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट क्या है, एक फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो बॉडी की ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसमें मदद करता है। लेकिन दूसरा फंक्शन इसका जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है और आया है, वो क्या है कि टेडपोल लार्वा जो होता है, किसका होता है, फ्रॉग का। फ्रॉग में अगर टेडपोल लार्वा, आप जानते होंगे, तो जो फ्रॉग का टेडपोल लार्वा होता है, उस लार्वा से एडल्ट फ्रॉग बनने तक की जो प्रोसेस होती है उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। सभी में होती है, सारे एनिमल्स में। तो जो
टेडपोल है उसमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को ये कंट्रोल करता है। यानी कि अगर टेडपोल लार्वा से हम थायराइड ग्लैंड को हटा दें या उसमें थायरोक्सिन का सेक्रीशन न हो तो फिर वो लार्वा कभी भी एडल्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि एडल्ट होने तक की जो प्रोसेस है वो मेटामॉर्फोसिस है, और मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसमें ये लिख लीजिए कि टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। चौथी चीज ये क्या है? मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक विकास को नियंत्रित करता है। मानसिक विकास को नियंत्रित करता है, मेंटल डेवलपमेंट। अगर बच्चों में शुरुआत से ही थायरोक्सिन हार्मोन या फिर प्रेग्नेंट लेडी में थायराइड की बीमारी है और वो मेडिसिन नहीं ले रही है, तो हो सकता है कि उसके बच्चे में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए। या किसी बच्चे में अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं है तो क्या होगा? उसका मेंटल डेवलपमेंट सही से नहीं होगा, है ना। और मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा यानी कि उसका मानसिक जो विकास है वो सही प्रकार से नहीं होगा। आपने घेंगा के यानी कि ग्वेटर के पेशेंट देखे होंगे, खासकर बच्चों में ऐसे करते रहते हैं। ऐसे क्यों करते रहते हैं? क्योंकि उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है ना। तो मेंटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है बच्चों में, कौन सा? हाँ, आगे लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट है, बीएमआर। बीएमआर, हाँ बिल्कुल, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। जो भी हमारी मेटाबॉलिक हैं उन मेटाबॉलिक रेट्स को, बेसिक मेटाबॉलिक रेट्स को कंट्रोल करता है, बीएमआर को कंट्रोल करता है। लिख लिया? बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। जैसे कि अगर हम इसको कहेंगे तो ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर, इन सबको नियंत्रित करेगा। ठीक है, अब थायरोक्सिन के हाइपो और हाइपर सेक्रीशन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है इसके हाइपो सेक्रीशन और हाइपर सेक्रीशन से क्या होगा ये हम पढ़ेंगे। थायरोक्सिन हार्मोन के हाइपो सेक्रीशन और हाइपर सेक्रीशन से क्या होने वाला है। हाइपो सेक्रीशन से पहली डिजीज लिखेंगे क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म, क्रिएटिनिज्म, CRETINISM, क्रिएटिनिज्म। इन चाइल्ड, बच्चों में होती है, ये वयस्कों में नहीं होती है। ठीक है, तो क्रिएटिनिज्म की जो बीमारी है ये बच्चों में होती है, बड़ों में नहीं होती है। होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं क्रिएटिनिज्म के? पहला, बीपी, पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और बॉडी टेम्परेचर जो है कम हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं बीएमआर घट जाती है। और मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक विक्षिप्त। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक विक्षिप्तता आ जाती है। दूसरा, इसके हाइपोसेक्रेशन से दूसरी कंडीशन जो कि फीमेल में होती है, मिक्सोडेमा। मिक्सोडेमा
इन फीमेल्स, इन एडल्ट फीमेल, ठीक है, इन एडल्ट फीमेल। क्या सिम्टम्स हैं इसके? पहला सिम्टम है ये बीएमआर घट जाती है, इसकी भी बीएमआर जो है घट जाएगी। नंबर 2, फैट एकमुलेशन, फैट एकमुलेशन यानी कि शरीर पे, हाथ पैरों में, गले में क्या होगा कि फैट जमा हो जाएगी, बसा का जमाव हो जाएगा। और तीसरी चीज इंपॉर्टेंट है, अलर्टनेस में कमी यानी आलसी हो जाएगी। तो महिलाएं काम नहीं करती घर पे, आलस दिखाती हैं, ठीक है, मिक्सोडेमा हो सकता है उन्हें। तो आलसी यानी कि अलर्टनेस में कमी हो जाएगी। कोई आ गया, ठीक है आ गया, चाय बनानी पड़ेगी, है ना, ऐसे अलर्टनेस में कमी यानी कि उसके आलसी। अगली सिंपल ग्वेटर, सामान्य घेंगा रोग, सिंपल ग्वेटर जो है ये हो जाएगा सामान्य घेंगा रोग। हेलो हेलो हेलो, सामान्य घेंगा रोग यहां पर लिख सकते हैं इसके आगे, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से। पहाड़ी क्षेत्र में खासकर जो लोग रहते हैं उनमें घेंगा की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में जो है वो आयोडीन की कमी होती है। कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाया करें वो लोग, है ना। तो मिट्टी में पौधे उगते हैं, पौधे से फल खाते हैं, तो हमारे अंदर आयोडीन, तो आयोडीन नमक में होना जरूरी है। और कौन सा नमक? एक ही नमक मालूम है सर, टाटा। क्या बताओ? हाँ, आयोडीन की कमी हो गई तो इसका मतलब थायरॉक्सिन जो है कम बनेगा। कम क्यों बनेगा? क्योंकि थायरॉक्सिन बनाई किससे है? आयोडीन से है, ठीक है। और जब थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा कि आयोडीन की बॉडी में कमी है उसमें, है ना। तो थायरॉक्सिन कमी से घेंगा रोग भी हो जाता है, घेंगा। नेक्स्ट लिखेंगे एक और इंपॉर्टेंट डिजीज, हैशीमोटो। हैशीमोटो डिजीज, एपोस्ट्रोफी एस लगा देना, हैशीमोटोस डिजीज, ठीक है। हैशीमोटोस डिजीज में क्या होगा कि हमारी जो अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होने लगेंगी अगेंस्ट थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप होने लगेंगी। और इससे क्या होगा कि एंटीबॉडी जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो सॉरी थायराइड की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। बात समझ में आ गया? तो ये घातक है, इसमें थायराइड खत्म हो जाती है, थायराइड जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि थायराइड जो है वो अपनी ही सुसाइड कर लेती है, वो अपनी ही थायराइड ग्लैंड जो है वो अपने विरुद्ध ही एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं हैशीमोटो डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज कहा जाता है इसे, ऑटो इम्यून डिसीज। एंटीबॉडीज से थायराइड ग्लैंड खुद ही खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो सुसाइड कर लेती है। इसी को हम बोलते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, हैशीमोटो डिजीज बोलते हैं इसको।